एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और यह प्रश्न आपके एग्जाम उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 एंड 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है, इस दृष्टिकोण से यह इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। तो जनजातियों से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को, इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जनजातियों से संबंधित इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी बैंगा, ऑप्शन सी परहिया एंड ऑप्शन डी सहरिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ए होगा, थारू। थारू जनजाति अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो थारू लोगों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह 10,05,229 है, यानी लगभग 10 लाख से एबव है। इसलिए यह सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजातियाँ सबसे अधिक साक्षर हैं या फिर एजुकेटेड हैं, तो यह थारू जनजातियां हैं। सबसे अधिक शिक्षित थारू जनजातियां हैं और जनजातियों में सबसे अधिक अगर किसी जनजाति का विकास हुआ है तो वह थारू जनजातियों का। और थारू जनजातियां जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, यह तराइन का बेल्ट यानी नेपाल के देश के सीमाओं से लगा हुआ, उत्तराखंड के सीमाओं से लगा हुआ जो तराइन का बेल्ट है, हिमालय के पाद यानी पर्वत के निचले सिरे, इन्हीं क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। तो यहाँ तक यानी गोरखपुर महाराजगंज के क्षेत्रों तक या तराई पीलीभूत तक के क्षेत्रों तक इनका निवास स्थान क्षेत्र है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र क्या है, तो तराई प्रदेश या तराई क्षेत्र। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर तराई क्षेत्र या प्रदेश जिन जनजातियों का निवास स्थान रहेगा, क्षेत्र रहेगा, तो उनका मुख्य भोजन भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर इस प्रश्न को आप गलत नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तराई क्षेत्र में किस फसल की अधिकता होती है, तो धान की, पेडी की, यानी चावल कि इनका मुख्य खाद्य पदार्थ अगर पूछा जाएगा तो चावल ही रहेगा। ओके, क्योंकि इन क्षेत्रों में धान की फसल ही अधिकांशतया होती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुक्सा जनजातियां किस जनपद में निवास करती हैं। तो बुक्सा जनजातियां किस जनपद में निवास करती हैं? ऑप्शन ए है बिजनौर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी महाराजगंज। तो इसका सही आंसर ए होगा, बिजनौर के क्षेत्रों में यह निवास करती हैं। और बिजनौर का बुक्सा जनजाति बिजनौर के क्षेत्रों में निवास करती हैं। और यह बिजनौर का जो एरिया है, क्षेत्र है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड है और जो यह उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो यह बीच का एरिया है, बेल्ट है, इस बेल्ट में यह बुक्सा जनजातियां निवास करती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में इनका निवास क्षेत्र है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, इस क्षेत्र में इनकी डेंसिटी अधिक है, या आप कह सकते हैं इनका पॉपुलेशन अधिक है, इसीलिए इस जनपद में इनका निवास स्थान अधिक पाया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इम्पॉर्टेंट है। ओके, ललितपुर तो यहाँ पर आपके साउथ में पड़ता है। अगर यह उत्तर प्रदेश को हम लोग देख लिया जाए तो यहाँ पर जो यह ललितपुर है, झांसी के नीचे, यह जागरफियल रूप से यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इधर बुक्सा जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। जो बलिया है, पूर्वांचल में स्थित यह जनपद है यानी जिला है, तो बलिया क्षेत्र में भी यह बुक्सा जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, बल्कि बलिया के क्षेत्रों में आप कहिए तो खरवार या खैरवार जनजातियाँ पाई जाती हैं या उनका निवास क्षेत्र है। ओके, महाराजगंज के क्षेत्रों में भी इनका निवास स्थान नहीं है। ओके,
अगर इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इधर थारू जनजातियों का जो तराई बेल्ट है उन लोगों का इधर निवास स्थान है। ओके, इस प्रकार बुक्सा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है वह बिजनौर जनपद है। अगला प्रश्न है, अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो अगरिया जनजाति किस जनपद में निवास करती है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी बागपत। इसका सही आंसर ए होगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में अगरिया जनजातियां निवास करती हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, सोनभद्र जनपद में चेरो जनजाति भी निवास करती है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चेरो जनजाति निवास करती है। इसके बाद परहिया जनजाति भी निवास करती है। परहिया जनजाति यह भी आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। परहिया जनजाति, बैंगा जनजाति, तो बैंगा जनजाति भी निवास करती है। ओके, यानी चेरो, परहिया, बैंगा और अगरिया जनजाति, इसके अलावा खरवार जनजातियां भी इस सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्रों में या जनपद में निवास करती हैं। तो इस प्रकार यह सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगा हुआ, पतरी जनजातियां भी यहाँ पर निवास करती हैं। सोनभद्र के क्षेत्रों में पनिका जनजाति और पंख जनजातियां भी निवास करती हैं, तो इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर प्रश्न अंगरिया जनजाति है, तो अंगरिया सोनभद्र में निवास करती है। इसके अलावा भी एग्जाम में परैया, बैंगा, चेरो, यह भी सबका निवास क्षेत्र जो है सोनभद्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है? ओके, यानी अपने को सूर्यवंशी यानी सूर्यवंश से बिलोंग करती है या सूर्यवंशी मानती है। तो यह ऑप्शन ए है खरवार, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी बुक्सा, ऑप्शन डी परहिया। इसका सही आंसर होगा ए खरवार। खरवार जनजातियां जो है अपने को सूर्यवंशी मानती हैं। ओके, और खरवार जनजातियों का अगर निवास स्थान देखा जाए तो यह सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र के क्षेत्रों में निवास करती हैं, मिर्जापुर के क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो सोनभद्र, मिर्जापुर, इसके अलावा चंदौली, चंदौली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला यानी दक्षिण पूर्व और पूर्वांचल के क्षेत्रों में यह निवास करते हैं। खरवार जनजातियों का ये बेल्ट पाया जाता है पूरा। ओके, तो सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, ओके, चंदौली का एरिया आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह आगे बढ़ा जाएगा तो गाजीपुर का क्षेत्र आ जाएगा, और गाजीपुर के बाद ऊपर आगे बढ़ा जाएगा तो बलिया का क्षेत्र आ जाएगा, देवरिया का क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार यह बेल्ट है बलिया और देवरिया का बेल्ट। अगर मैप में इसको देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश का जो ये एरिया है आप ऐसे देखते हैं, महाराजगंज और ये नीचे सोनभद्र और इसके बाद ये ललितपुर और ये हो गया। तो यहाँ से ये सोनभद्र पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वांचल लिए, तो यहाँ पर सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया और यहाँ देवरिया तक यानी गोरखपुर की सीमा तक। तो इनका क्षेत्र अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एरिया में इनका निवास स्थान है खरवार जनजातियों का, और यह अपने को सूर्यवंशी मानती हैं। ओके, यानी सूर्य वंश से अपने को बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है, खरवार जनजातियों का निवास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ओके, अब फिर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ऊपर के प्रश्नों में, तो किन क्षेत्रों में, तो इसके आधार पर जिला भी हमें मिल जाएगा। ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है शामली, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी इटावा। अब यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश का अभी हम लोग मैप बना करके देखे हैं, तो यहाँ पर अगर ऐसे देख लिया जाए और यह ललितपुर ऐसे, तो यह सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, इसके बाद चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया। तो यह बेल्ट है यानी दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, पूर्वांचल और दक्षिण का क्षेत्र है सोनभद्र और मिर्जापुर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूर्वांचल का या पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का सिर्फ एक जिला है देवरिया,
जबकि शामली, गाजियाबाद, इटावा यह पश्चिमी क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का है। इसलिए अगर ज्योग्राफिकल रूप से अगर आप लोग तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इस प्रकार इटावा नहीं होगा, गाजियाबाद नहीं होगा, शामली नहीं होगा, क्या होगा, देवरिया होगा। ओके, यानी इधर का जो जिला रहेगा देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, तो इधर सही रहेगा। ओके, तो इस प्रकार यह पूर्वी क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, तो देवरिया इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन ए है माहीगीर, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी बैंगा, ऑप्शन डी अगरिया। इसका सही आंसर ए होगा। यानी जो माहीगीर जनजाति है, यह अपने, इनका उल्लेख जो है, इनका उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह है कि इसका मीनिंग यह हुआ, अर्थ यह हुआ कि यह जनजाति भारत की जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, माहीगिरी जनजाति, यह बहुत प्राचीन जनजातियां हैं। यानी सबसे पुरानी जनजाति आप कह सकते हैं माहीगिरी जनजातियां, क्योंकि इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। और वर्तमान में देखा जाए तो यह जनजातियां भी नजीबाबाद क्षेत्रों में निवास करती हैं, यानी बिजनौर जनपद के ही क्षेत्रों में निवास करती हैं, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच के बेल्ट में यह इनका निवास स्थान है। और इनका जो मुख्य, आप कह लीजिए कि ऑक्यूपेशन कह लीजिए, व्यवसाय कह लीजिए, तो यह इनका मुख्य पेशा मछुआरे के रूप में है, यानी मछली पकड़ते हैं लोग। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी है पनिका, ऑप्शन सी है भूनिया, ऑप्शन डी है धुरिया। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा। थारू जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो पानिका जनजातियां हैं, हम लोग डिस्कस भी किए हैं, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जनपद में निवास करती हैं। भूनिया भी मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्रों में, यानी सोनभद्र के क्षेत्रों में इनका पॉपुलेशन अधिक पाया जाता है। और धुरिया भी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती हैं। ओके, धुरिया क्षेत्र, धुरिया जो है पूर्वांचल के क्षेत्रों में निवास करती हैं, मतलब महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर तक के क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है धुरिया जनजाति का। और यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो थारू जनजातियां हैं अपने को किरात वंश से बिलोंग करती हैं। कभी भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किरात वंश से यह बिलोंग करते हैं अपने को। अगला प्रश्न है, माहीगीर जनजातियां उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करती हैं? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं माहीगीर जनजातियां किन क्षेत्रों में। ऑप्शन ए है नजीमाबाद, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी बलिया। तो इसका सही आंसर ए होगा, नजीमाबाद। क्योंकि यह बिजनौर जिले में, हम लोगों ने डिस्कस अभी ऊपर के प्रश्नों में किया है कि बिजनौर जनपद के क्षेत्रों में, नजीमाबाद के बेल्ट क्षेत्र में इनका जो डेंसिटी है, यानी घनत्व है या जनसंख्या है, अधिक पाई जाती है। और यह बिजनौर जिले में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ये बॉर्डर पर हैं। इसलिए गाजीपुर और बलिया ये पूर्वांचल का है, इधर हो ही नहीं सकता। ओके, तो इनका मुख्य क्षेत्र क्या है कि बिजनौर के नजीमाबाद में निवास करती है। अगर इसके अतिरिक्त देखा जाए तो उन्हीं क्षेत्रों में जो आपस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं सटे लगे हुए हैं, जैसे सहारनपुर हुआ, ओके, जलालाबाद का एरिया हुआ, कीरतपुर का क्षेत्र हुआ, मनेरा का क्षेत्र हुआ, मंडावर का क्षेत्र हुआ, और धारनगर इत्यादि के क्षेत्रों का में इनका निवास क्षेत्र है या निवास स्थान है इनका। ओके, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 0.6%, ऑप्शन बी है 0.8%, ऑप्शन सी है 0.9%,
ऑप्शन डी है 0.11%। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा, 0.6% है। तो 0.6% इन कुल उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार यह है। ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2011 के बाद 2021 में जो जनगणना होनी थी अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी तक आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वह 2011 के जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चंस रहेंगे और उसका आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0.6%। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी जौनपुर। तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। ओके, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा 2011 के जनगणना के अनुसार वह है सोनभद्र। सोनभद्र के बाद अगर आगे हम लोग देखा जाएगा तो बलिया आएगा। ओके, तो इसका सोनभद्र अगर नहीं रहेगा तो इसका आंसर बलिया होगा, लेकिन यहाँ कह रहा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो इसका सही आंसर सोनभद्र होगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजातियां मनाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजातियां मनाती हैं? ओके, ऑप्शन ए है थारू जनजाति, ऑप्शन बी है सहरिया जनजाति, ऑप्शन सी है बैंगा जनजाति, ऑप्शन डी है गौंड जनजाति। इसका सही आंसर होगा ए थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है बजहर नामक त्यौहार मनाती हैं, यह इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति किरात वंश से अपने को संबंधित है, या किरात वंश से संबंधित है, या किरात वंश से अपने को संबंध बताती है? ऑप्शन ए है बुक्सा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी माहीगिरी एंड ऑप्शन डी खरवार। तो इसका सही आंसर होगा बी थारू जनजातियां। अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्नों में भी डिस्कस किया है कि थारू जनजातियां अपने को किरात वंश से संबद्ध बताती हैं या किरात वंश से बिलोंग करती हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। और यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि माहीगिरी जनजातियों का उल्लेख फर्स्ट टाइम महाभारत में मिलता है। इस प्रकार देखा जाए तो यह माहीगिरी जनजातियां सबसे प्राचीन जनजातियों के रूप में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो माहीगिरी आप लोग टिक करिएगा, क्योंकि महाभारत काल में भी इन जनजातियों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है या यह जनजातियां थी। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में रहते हैं? यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी मैदानी, ऑप्शन डी दोआब क्षेत्र। तो इसका सही आंसर तराई होगा, बी सही आंसर बी होगा। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि यह उत्तर प्रदेश का मैप है और यह मैप जो है इस रूप में है, तो इस रूप में है तो इनका जो बेल्ट है यह नेपाल के यानी सबसे ऊपरी क्षेत्रों में नेपाल देश के सीमा से टच क्षेत्रों में है, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में इनका निवास क्षेत्र है, जिसे तराई क्षेत्र अथवा बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, और इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, नम भूमियाँ होती हैं, इसीलिए धान की फसल यानी पेडी क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इनका मुख्य खाद्यान्न चावल होता है। ओके, अगला प्रश्न है, किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा देखने को मिलती है या संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है? ओके, ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी सहरिया एंड ऑप्शन डी पहरिया। इसका सही आंसर ए होगा। थारू जनजातियों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पाया जाता है, यानी संयुक्त परिवार की प्रथा इन जनजातियों में देखने को मिलती है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, अगला प्रश्न है, किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? तो विधवा विवाह की प्रथा किस जनजाति में है?
उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है खरवार, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी थारू एंड ऑप्शन डी बैंगा। इसका सही आंसर होगा सी, थारू होगा। और इस विवाह के विधवा विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उससे लठ भरवा भोज कहते हैं। ओके, लठ भरवा भोज के नाम से जाना जाता है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? तो थारू जनजातियों में। और विधवा विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उससे लठ भरवा भोज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोत के नाम से जाना जाता है? तो बनरोत के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजी, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी जौनसारी। तो इसका सही आंसर होगा ए राजी। राजी जनजातियों को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है भोटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी पर्वती, ऑप्शन सी मैदानी एंड ऑप्शन डी पठारी। इसका सही आंसर बी होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और मुख्य इनका क्षेत्र है। और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में इन जनजातियों का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी आजमगढ़ एंड ऑप्शन डी मऊ। इसका सही आंसर होगा ए बागपत। 2011 की जनगणना के अनुसार बागपत सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? ऑप्शन ए है वर्ष 2001 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2004 में एंड ऑप्शन डी है वर्ष 2003 में। तो इसका सही आंसर होगा डी, वर्ष 2003 में। उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में सूचीबद्ध किया। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जनजातियों से संबंधित यह प्रश्न हम लोगों ने देखा और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? तो वर्ष 2003 में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, तो यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग अवश्य देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।